नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हम वो लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि से शुरू करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा करते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। यमुना किनारे श्री श्री के महाआयोजन को पीएम ने किया संबोधित। कहा, भारत ने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्रा तय की। मन की शांति के लिए दुनिया हमें देखती है। एशिया कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने दिलाया यकीन, हर रोज बनाएंगे 30 किलोमीटर सड़क। माना गांव और खेती में है ढेर सारी समस्याएं। माल्या मामले में सीबीआई ने मानी गलती का पहला लुकआउट नोटिस गलती से भेजा। ईडी ने माल्या के पूर्व सिपा सालारों से की पूछताछ। का 18 से पहले हाजिर हो माल्या। सरकार टेलीकॉम कंपनियों का करेगी ऑडिट। सीएजी ने कहा, टेलीकॉम कंपनियों ने 46,000 करोड़ की कम दिखाई कमाई। सरकार को लगा 12,500 करोड़ का चूना। ग्रोथ की उम्मीदों को लगा झटका। लगातार तीसरे महीने रिवर्स गियर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आधार कार्ड को मिला कानूनी आधार। लोकसभा में आधार बिल पास। वित्त राज्य मंत्री ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 20% सब्सिडी की होगी बचत। शांति शांति रेव शांति। जी हाँ, ये है श्री श्री का मेगा शो। इस महाआयोजन की हर शानदार तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्यक्रम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वो देश है जिसने उपनिषद से लेकर उपग्रह तक का सफर तय किया है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया मन की शांति के लिए भारत की ओर देखती है। जब मैं से टूट करके हम की ओर चलते हैं, तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। हम वो लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि से शुरू करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा करते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्राएं की है। अगर संगीत की दुनिया को खोजने जाएंगे, तन को डुलाने वाला संगीत तो बाजार भरा पड़ा है, लेकिन मन को डुलाने वाला संगीत तो हिंदुस्तान में भरा है। और दुनिया अब मन को डुलाना चाहती है, और यही संगीत की साधना है जो दुनिया के मन को डुला सके। तो आइए यहां पर आपको ये भी सुनाते हैं कि इस मेगा इवेंट को लेकर वहां पहुंचे लोगों का क्या कहना है। हमने बहुत एंजॉय किया, बल्कि मौसम की वजह से इट वॉज अ प्लस पॉइंट कि हम लोगों ने और ज्यादा एंजॉय किया इवेंट को। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बारिश हुई, उसके बाद धूप हो गया, तो एवरीथिंग वॉज फाइन। सो वी रियली एंजॉय दैट। सबसे अच्छा गुरु जी का एक व्यू है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हर एक बंदे को इकट्ठा लेकर चलना। तो वही हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। हम पंजाब के हैं, हम पार्टिसिपेट करेंगे, परफॉर्मेंस करना भंगड़ा बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो अच्छी बात ये थी कि 1000-2000 लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, एकदम सिंक्रोनसली। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अरेंजमेंट है, बस थोड़ी सी बारिश करके प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज सबसे अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। भंगड़ा रिप्रेजेंट करने आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ इतना, सभी कल्चर इकट्ठा है, अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। वैसे इस कार्यक्रम को लेकर शुरू से अलग अलग दावे किए जाते रहे कि यहां 3 दिनों के दौरान करीब 35 लाख लोग जुटेंगे। सुनवाई के दौरान जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आयोजकों से पूछा था कि कितने लोग आएंगे, तो उन्होंने कहा कि करीब 3 लाख लोग ही कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन उद्घाटन समारोह में लोगों की इससे कहीं कमी थी।
हमसे बातचीत में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि करीब 70,000 लोग पहले दिन उत्सव में शामिल हुए। वर्ल्ड कल्चर फेस्ट में दुनिया भर से कलाकार आए हैं। यहां दुनिया भर की संस्कृति का एक ऐसा मनोरम नजारा दिख रहा है कि आंखें हट नहीं पाएगी। मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ और करीब 35,000 से ज्यादा कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय श्री के मेगा शो से, वर्ल्ड कल्चरल फेस्ट से, जहां पर बड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां चल रही हैं। 35,000 से ज्यादा कलाकार इकट्ठा हुए हैं। इसमें देश के नहीं विदेश के भी कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुतियां कर रहे हैं और बड़ा जनसमूह यहां पर इकट्ठा हुआ। मौसम आज बिगड़ा था दिल्ली में, लेकिन बावजूद उसके काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। देश से ही नहीं विदेश से भी लोग शिरकत कर रहे हैं। करीब 20,000 फॉरेन डेलीगेट्स यहां पर आए हैं। भारत से 9 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आज पहुंचे थे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए और आने वाले 2 दिनों में और बड़ी तादाद में यहां लोग इकट्ठा होंगे। तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जारी हैं। उसके अलावा संगीत का भी मनोरम यहां पर समा बांधा गया और बड़ी प्रस्तुति दी गई संगीत और नृत्य की। चलिए अब बात करते हैं आज आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों की, जहां ग्रोथ की रफ्तार का इंजन ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रोथ की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लग गया है। जनवरी में लगातार तीसरे महीने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है, जिससे जीडीपी ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। जनवरी में आईआईपी की ग्रोथ -1.3% से गिरकर -1.5% हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर में गिरावट देखी गई है। सबसे ज्यादा गिरावट कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में देखी गई है, जहां ग्रोथ 16.5% से घटी है और 5.8% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग में भी फिसलन आई है। इस सेक्टर की ग्रोथ -2.4% से घटकर -2.8% पर चली गई है। जानकार कह रहे हैं कि आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े दिखाते हैं कि जमीन पर हालात बिल्कुल नहीं सुधर रहे हैं, सरकार भले ही बड़े दावे कर रही हो। कैपिटल गुड्स में अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि कहां पर कुछ गैप है कि गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है और वो चाह रहे हैं कि मेक इन इंडिया हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कैपिटल गुड्स में सेक्टर में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लिंक है। इधर बाजार के जानकारों का भी मानना है कि कमजोर आईआईपी के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है।
आगे चल के अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो एक पॉजिटिव वहां से ही मिल सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड जारी रहा तो कोई बहुत खास इससे रिएक्शन मुझे नहीं लगता होगा। मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ है। हाँ, ये है कि नेगेटिव ट्रेंड और बड़ी मात्रा में आने से जो इंटरेस्ट रेट की जो आवाजें हैं, जो इंटरेस्ट रेट की कटौती मांग रहे हैं, वो शायद और भी तेज हो जाए और कहीं ना कहीं उस पर एक आपको फटाफट डिसीजन मिलने की गुंजाइश बन जाएगी। एडवांसिंग एशिया कॉन्फ्रेंस में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनौती भरे ग्लोबल हालात में भारत रिफॉर्म और ग्रोथ के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। We've been trying to do our best as far as India is concerned, notwithstanding the global environment being extremely difficult and challenging. And I think what the challenge before us really is how to keep the reform momentum on one hand, take the best advantage of the areas where we are doing reasonably well, and then putting a large part of our national resource in areas where we are lacking. विजय माल्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने कहा है कि पहला लुकआउट नोटिस गलती से भेज दिया गया था, जिसमें माल्या के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। उधर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने विजय माल्या को समन जारी कर दिया है। ईडी ने माल्या को 18 मार्च से पहले देश में पेश होने के लिए कहा है। पूरी खबर बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, अब इस मामले पर सीबीआई और उलझती हुई से दिख रही है। वाकई इस पूरे मामले पर सीबीआई सफाई देते देते उलझती हुई नजर आ रही है। देर शाम सीबीआई की तरफ से यह बयान आया है कि पहला लुकआउट नोटिस जो 16 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया था विजय माल्या के खिलाफ, उस नोटिस में डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल गलती से कर दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विजय माल्या विदेश जाते हैं तो उनको विदेश जाने से रोका जाए। उसके अगले ही महीने उसमें सुधार करते हुए नवंबर में दूसरा लुकआउट नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर वो विदेश जाते हैं तो विदेश जाने से उनको रोका ना जाए, सिर्फ इसकी सूचना सीबीआई को पहुंचाई जाए, यानी लुकआउट नोटिस को और ज्यादा नरम बनाया गया। जबकि दोपहर तक सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही थी कि उनको लुकआउट नोटिस में विदेश जाने से रोकने का फरमान बाद में चलकर हटाया गया, क्योंकि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता आधार नहीं थे, जिसकी वजह से उनको विदेश जाने से रोका जाए। यानी सरकार पर जिस तरीके से दबाव बढ़ा इस पूरे मामले को लेकर, मुझे लगता है सीबीआई ने फिर जाके अपनी सफाई को पलटी और अब जाके खुद उलझती नजर आ रही है। लक्ष्मण, उधर ईडी ने इस मामले में पूछताछ की है, क्या कुछ खास निकल कर आया है? ईडी में 2 वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ हुई। एक तो किंगफिशर एयरलाइंस के जो पूर्व सीएफओ थे और यूबी ग्रुप के पूर्व सीएफओ थे, दोनों से पूछताछ हुई, उनके बयान दर्ज किए गए और उनके ओर से जो ईमेल आईडी मुहैया कराए गए थे विजय माल्या के, उन ईमेल आईडी पर विजय माल्या को सम्मन जारी किया गया है और कहा गया कि 17 मार्च को आप यहां पर हाजिर हों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में। हालांकि विजय माल्या के वकील की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया कि हो सकता है कि 17 मार्च को आए ना आए, लेकिन इस महीने के आखिर तक वहां पर आ जाएंगे। इसके साथ साथ आईडीबीआई के कुछ अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और कल भी ये पूछताछ जारी रहेगी और आईडीबीआई के अधिकारियों से खास तौर से कल इस पर पूछताछ होगी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर विजय माल्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। माल्या ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। माल्या ने लिखा है कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूं और भारत से आता जाता रहता हूं। मैं भारत से भागा नहीं हूं और ना ही फरार हुआ हूं। माल्या ने यह भी कहा कि मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं और कानून का पूरी तरह से पालन भी करता हूं। हमारी कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। सीएजी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के खातों की जांच के आदेश दे दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के खातों का स्पेशल ऑडिट अब किया जाएगा। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2006 से 2010 के बीच 6 टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 46,000 करोड़ रुपए की आय कम करके दिखाई थी, जिसकी वजह से सरकार को 12,500 करोड़ की चपत लगी है। टोटल 46,045.75 करोड़ अंडर स्टेटमेंट था और चूंकि उसके आधार पर लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज की गणना होती है, अतः 3,752.37 करोड़ लाइसेंस फी में और 1,460.23 करोड़ लाइसेंस स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज में कम पैसे प्राप्त हुए सरकार को।
सीएजी की रिपोर्ट को मैंने पूरी गंभीरता से लिया है। तो अब इस पूरे मामले पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितना बड़ा झटका है, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओआई के डीजी राजन मैथ्यूज साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो जो ये बात निकल कर आई है 46,000 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम है और एक तरह से बहुत बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे आप? सो आई थिंक yes, thank you first of all with the observations of the CAG on the matter, please understand that the operators of course are going to contest this because this matter has been the subject of High Court orders. It is with the Supreme Court. The TDSAT has also given ruling, and it is on this basis that companies have accounted for the gross revenue and adjusted gross revenue. We do not believe that the CAG has properly reflected these in its audit, so we will be taking a close look to respond to the CAG on this matter. जी, बहुत स्पष्ट हम जरूर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा हमें और रेंज में आकर बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर आगे आपका क्या एक्शन लेने का तैयारी है, आप क्या करेंगे, क्योंकि सरकार अब आपके खातों का स्पेशल ऑडिट कराने जा रही है। So we understand that the special audits have been done in certain matters. We will contest this matter very accurately in responding that this matter is subject to court observations, court orders. It is before the Supreme Court order. So we think that the observations of the CAG are a little premature and inaccurate, and we will be responding to the CAG when they approach the company. जी, मैथ्यू साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। ऑडियो बहुत स्पष्ट नहीं था मैथ्यू साहब का, लेकिन यही उन्होंने कहा कि यहाँ पर मामला कोर्ट के अधीन भी है और वो उसी लिहाज से देखकर अब इस पे आगे कार्रवाई का निर्णय लेंगे। चलिए, यहाँ पर आवाज एट 9 में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आधार कार्ड को मिला है कानूनी आधार, इससे क्या बदलेगा, वित्त राज्य मंत्री से सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। लोकसभा में आधार बिल पास हो गया है, इससे मनी बिल की तरह पास किया गया है, यानी अब इस पर राज्यसभा की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। आधार बिल के पास होने के बाद अब सरकार कई तरह की सब्सिडी को आधार से जोड़ने की योजना पर काम करेगी। सब्सिडी को आधार से जोड़ने के बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का काम भी पटरी पर आएगा। अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से जोड़कर चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। लोकसभा से आधार बिल पास होने के बाद इससे होने वाले फायदों पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से बातचीत की खास बातचीत हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। सर, आपका स्वागत है CNBC। और सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि आधार को कानूनी मान्यता देने की कोशिश अब जाकर कामयाब हुई है। तो आधार से अभी तक कुछ सीमित सेवाएं ही हैं जो जुड़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में सरकार की योजना क्या है, कौन कौन सी योजनाएं इससे और जोड़ेंगे? आज सुशासन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, आज गरीबों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो सरकार की जो बेनिफिट्स थी, जो सर्विसेज थी, उसमें काफ़ी चोरी हो रही थी, बहुत दलाली हो रही थी। अब आधार के द्वारा, आधार के माध्यम से हम लोग ये सब को रोक पाएंगे और देश को बहुत बचत होगी इससे, क्योंकि हम लोगों ने पहल में ही देख लिया है कि जब हम लोग जो बेनिफिशरी है, जिसको लाभान्वित हम लोग कर रहे हैं, उसके बैंक के खाते में अगर हम लोग सब्सिडी दें, उसको पैसे दें, तो जो घोस्ट आइडेंटिटीज थी, जो दलाली चल रही थी, वो सब रुक जाती है। उससे 15 से 20% बचत हो जाती है, तो इससे लोगों को बहुत फायदा। अभी तक इसमें सिर्फ LPG जुड़ा हुआ पूरी तरह से कहें तो दूसरी और भी योजना जो खासतौर से सरकारी राशन की दुकानों पे योजना है, फर्टिलाइजर है, क्या उसको भी सरकार आने वाले दिनों में इसके तहत लाएगी? जैसे जैसे हमारे सिस्टम बनते चले जाते हैं, तो ये तमाम जो सर्विसेज हैं, जैसे नरेगा का भुगतान हो या आप राशन जब लेने जाते हैं या फर्टिलाइजर लेने जाते हैं, इन सब जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, इनमें हम आधार का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया है, उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि इसकी गोपनीयता पे एक सवाल उठा था, जानकारी उसको कैसे गोपनीय रखा जाए, भंग हो जाती है, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया इस बिल के जरिए? इस विधेयक में हम लोगों ने एक पूरा नया चैप्टर हम लोगों ने तैयार किया है, चैप्टर 6, जिसमें जो प्राइवेसी की सेफगार्ड्स होनी चाहिए वो
पूरी तरीके से हैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बायोमेट्रिक आपका इंफॉर्मेशन है वो किसी भी हालत में रिलीज नहीं किया जा सकता है और जो ओवरसाइट जो लगाना होता है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या कमिटी के द्वारा हो, वो भी हम लोगों ने लागू किया हुआ है। इसलिए किसी को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। प्राइवेसी पे हम लोगों ने पूरे सेफगार्ड्स तैयार किए। और अब बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज दिन भर तेज उतार चढ़ाव दिखाई दिया। शुरुआत आज सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन यूरोपियन बाजार में मजबूती से बाजार को एक हद तक सहारा भी मिला था और सेंसेक्स आज करीब 100 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी भी 7500 के ऊपर बंद होने में आज कामयाब रहा है। कल वित्त मंत्री की आरबीआई और सेबी के बोर्ड मेंबर्स के साथ एक अहम बैठक है। इस बैठक में बजट में किए गए वित्तीय सुधारों के ऐलानों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 3.5% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने पर भी विचार होगा। आरबीआई के बोर्ड के साथ बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनाने के लिए आरबीआई एक्ट में संशोधन पर भी विचार हो सकता है। साथ ही सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के उपायों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं सेबी के बोर्ड के साथ बैठक में प्राइमरी डेट ऑफर के लिए ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म बनाने पर भी विचार होगा। और आवाज एट 9 में वक्त हो गया है कि हम आपसे लें इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड फेस्ट की कुछ रंगारंग झलकियों के साथ। A region hit hard by the Haiyan, the strongest typhoon recorded in the country. The 100 dancers before you bring to you the bee parade, comprising brightly colored bee dancers. जिस तरीके से मधुमक्खियां बहुत प्रसन्नता और मेहनत से दिन रात अपना काम करती हैं,